सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह पूनिया जी का साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर बातचीत होती है। करते हैं पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत। फिर एक एक करके खबरों पर चर्चा करेंगे। स्वागत है पूनिया जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। रिपोर्ट है कि अमेरिका इजराइल इस हफ्ते ईरान पर हमला कर सकते हैं। हमले वैसे तो लगातार ही जारी हैं, लेकिन इस रिपोर्ट को अगर समझना हो तो क्या मायने निकलते हैं इसके? देखिए, लगातार आप देख ही रहे हैं कि जो ईरान और इज़राइल के बीच में जो जंग जैसा माहौल है, वो तो दिख ही रहा है। अमेरिका और अमेरिका, ईरान जो है, दोनों के बीच में एक तरफ तो खबरें थी कि भई बातचीत चल रही है, लेकिन अब बातचीत से ज़्यादा कुछ और पक रहा है। अमेरिका और इज़राइल ने ये तैयारी की है कि वो जो एनर्जी सेक्टर है ईरान का, उसके ऊपर बड़े हमले करेंगे। सीबीएस न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते बिजली के जो प्लांट्स हैं और तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया जाएगा। इस मिलिट्री प्लानिंग पर शुक्रवार को कैंप डेविड में हुई ट्रंप की कैबिनेट बैठक में भी चर्चा हुई। बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा, हम ईरान पर बहुत जोरदार हमला करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब उन्हें ईरान पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि वे झूठ बोलते हैं, बातचीत की बात करते हैं, लेकिन बार-बार अपना वायदा तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ ईरान के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो उसका जवाब पूरी तैयारी के साथ दिया जाएगा। उनके मुताबिक जवाबी कार्रवाई में अमेरिका और इजराइल के अहम मिलिट्री स्टेशंस और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। तो खैर देखिए, दावे दोनों तरफ से हैं और रिपोर्ट लगातार कह रही है कि इजराइल की रक्षा जारी रखना अमेरिका के लिए मुश्किल हो रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की भी रिपोर्ट है और उसमें इसलिए पेंटागन भी निजी तौर पर चेतावनी दे रहा है। खैर, ईरान कह रहा है कि अमेरिका युद्ध की धमकी के साथ बातचीत की कोशिश कर रहा है और इसको लेकर बहुत सारी जगह पे स्टेटमेंट भी हैं। जीसीसी ने कुवैत पर हमले की निंदा भी की है। तो दोनों तरफ से हमले भी हो रहे हैं। जयशंकर की ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत भी हुई है। जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उनकी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत हुई है और कारोबारी जहाज़ों और उन पर काम करने नाविकों को निशाना न बनाने के लिए भारत भी रिक्वेस्ट कर रहा है ईरान से। तो खैर, ईरान से भारत तो बहुत मतलब रिक्वेस्टिंग मोड में इसलिए भी है क्योंकि अब तक 16 नाविकों की, भारतीयों की मौत हो चुकी है और टोटल 70 के आसपास घायल हुए हैं। तो काफ़ी बड़ा नंबर है इंडियन जो सेलर्स हैं जो वहाँ पर फँसे हुए हैं। खैर, पेंटागन ने 18 अरब डॉलर माँगे हैं ईरान युद्ध के दौरान जो इस्तेमाल की गई मिसाइलों का भंडार फिर से भरने के लिए। तो जो इमरजेंसी फंडिंग है वो भी मांगी गई है। खैर, आपको पता हो कि इराक में जो आईआरजीसी के जो सदस्यों के ऊपर हमला किया था अमेरिका ने और सऊदी ने, उसमें जो लोग मारे गए थे उनकी डेड बॉडीज आज ईरान भी पहुंची हैं। तो बड़ी ऐसे असमंजस की स्थिति है। कोई भी मतलब क्या कहें कि बड़ी ऐसी स्थिति है कि अभी कुछ भी कह पाना कि स्थिति क्या रहेगी, कुछ भी कह पाना बड़ा टफ है। ब्रेंट क्रूड अपने रंग तो दिखा ही रहा है मार्केट में। बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे अगर हम खबरों में आगे बढ़ें अगली खबर की ओर, तो पीएम मोदी बोल रहे हैं। एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर और डाला है अपना, जैसे उन्होंने आजकल चेंज किया है अपना थोड़ा-सा सिस्टम के जेन ज़ी के साथ कैसे संपर्क साधना है। अभी जो उन्होंने वीडियो जारी की है अपने प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर, वो उसमें भी जंतर-मंतर की ही बात कर रहे हैं, वो उस प्रोटेस्ट की ही बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें वो बोल रहे हैं कि मुझे बेशक वहाँ पर गालियाँ दी गई, मेरी माँ को गालियाँ दी गई, अपशब्द बोले गए, लेकिन ये बच्चे गुमराह थे। इनको खैर उन्होंने माफ़ करने वाली भी बात कही है। लेकिन अगर बच्चे गुमराह थे फिर प्रधान का इस्तीफ़ा कैसे ले लिया? ये भी सोचने वाली बात है। मतलब दो-धारी तलवार है इनके बयान। देखिए, आजकल आपने सही कहा कि नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर खूब सारी रील बना रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी का इंस्टाग्राम पे 5वां वीडियो है और वो फ़ोन को बिल्कुल जैसे एक नेचुरल लुक देने के लिए मुँह के आगे रखते हैं। हालाँकि पहली वीडियो में उनके जो दाढ़ी के खड़े बाल हैं, वो भी दिखाई दे रहे थे। खैर,
नरेंद्र मोदी आजकल इंस्टाग्राम के वीडियो बना रहे हैं और मित्रों की जगह उन्होंने हेलो फ्रेंड्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो हेलो फ्रेंड्स से वो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अब जो ये 5वाँ वीडियो था, ये रात के 11 बजे उन्होंने जारी किया। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे जंतर मंतर पर कुछ शरारती बच्चों ने मुझे और मेरी माँ को भद्दी भद्दी गालियां दी, लेकिन बचपन में गलतियां होती हैं। इस किस्म से उन्होंने कहा। उन्होंने वहाँ जो कुछ भी हुआ उसे दुनिया ने देखा है, यह सभ्य समाज के लिए शोभा नहीं देता है। मैं समाज के अंदर मौजूद आक्रोश को भली-भाँति समझ सकता हूँ। यह एक कल्चरल शॉक जैसा है कि हमारी बेटियाँ इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनको सज़ा देने से हम परिस्थितियाँ नहीं बदल पाएँगे। मैं आपके लिए जीता हूँ, आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए खपता हूँ, आप आगे बढ़िए। तो ख़ैर ये उन्होंने कहा है। अब देखिए स्थिति ये है कि आपको पता ही है कि 20 जुलाई को जिस हिसाब से दिल्ली पुलिस ने लाठी मारी बच्चों को और पैलेट गन चलाए, तो बच्चे ऐसे आपको गालियाँ देने के लिए नहीं आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बच्चे तो अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए आए थे, लेकिन उनके साथ जो ट्रीटमेंट किया आपकी सरकार ने, आपकी पुलिस ने, उससे वो बहुत खफ़ा थे, इसलिए आपको गालियाँ पड़ी हैं। ख़ैर आजकल आप गालियों के ऊपर बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। मैं ऐसे पचासों वीडियो बता सकता हूँ आपके नेताओं के। और आपका खुद का भी एक वीडियो है जिसमें आपने शशि थरूर की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। सोनिया गांधी के लिए भी आपने अपशब्द इस्तेमाल किए हैं। योगी आदित्यनाथ एएनआई के कैमरामैन को क्या किस शब्द का इस्तेमाल किया था ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारी भी ज़ुबान गंदी होगी। तो आपके जी, नेता 2011-12 का आप इकोसिस्टम देखेंगे, तो उस समय से ही आपके आईटी सेल लगातार गालियाँ ही देते हैं। ये पहली बार हुआ है कि जो जेन ज़ीज़ हैं, उन्होंने पलट कर आपको दोबारा गालियाँ दी हैं। तो उससे आपको थोड़ा-सा कह सकते हैं कि आपको असहज महसूस हो रहा है और जो आपका बहुत बड़ा कल्ट फिगर बनाया गया था वो टूटा है और नौजवानों ने भर-भर को कर आपको गालियाँ दी, बिल्कुल सही बात है। स्लग्स एंड स्लर्स इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो स्लग्स एंड स्लर्स ही बोलेंगे। गोलियाँ और गालियाँ, अब ये आप कहेंगे कि ये गोलियाँ और गालियाँ क्या है? आपकी तरफ से गोलियाँ चलाई गई, पेलेट गन चलाया गया। बिहार में तो AK-47 के 3 राउंड फायर किए गए हैं बच्चों के ऊपर। तो जी, फिर बिल्कुल। निहत्थे बच्चों के पास क्या होगा? आपके जवाबी हथियार क्या होगा? गालियाँ। तो ये गोलियों और गालियों का एक कंपैरेटिव नैरेटिव भी है, जिसमें आप देखेंगे कि जब आपने नंगाई दिखाई, तो फिर नौजवानों ने कहा कि हाँ, ठीक है, राजा ने कपड़े नहीं पहने हैं, राजा नंगा है। तो ये एम्परर इज़ नेक्ड, मतलब ये बहुत पुराना मामला है और ऐसा नहीं है कि राजनैतिक तौर पर गालियों का इस्तेमाल सिर्फ़ आपके साथ ही हुआ हो। ये सब आरएसएस, बीजेपी भी करता रहा है ख़ैर। पर मैं अगर आपको मेडिएवल पीरियड में ले जाऊँ, वैसे तो मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री में भी लेके जा सकता हूँ, लेकिन मेडिएवल पीरियड में हमारे पास न हरियाणा के नारनौल के रहने वाले जफर जटली साहब थे। वो बहुत अच्छे शायर, उम्दा शायर थे और उनकी शायरी में खूब सारी गालियाँ होती थी। उन्होंने मौके की जो दिल्ली के तख्त पर जो विराजमान थे, उनको खूब सारी गालियाँ दी, बाद में उनको फांसी पर लटका दिया गया। ख़ैर, गालियों का इस्तेमाल देखिए, गालियों का इस्तेमाल को लेकर जो जितना भी अपन कहें कि मिथ भी है, माइथोलॉजी भी है, उसमें भी बच्चों का ही सबसे बड़ा रोल है। जिस जो एम्परर इज़ नेक्ड जो कहानी है, राजा नंगा है, जी, उसमें बेसिकली आप देखेंगे तो उस कहानी में भी जो वहाँ पर डॉक्टर, वकील, सैनिक, तमाम जितने भी बड़े लोग हैं, वो सब तो कह रहे थे कि राजा ने तो बहुत सुंदर पोशाक पहनी है, राजा तो बहुत अच्छा है। सिर्फ़ एक बच्चा, उस कहानी में भी आप देखेंगे तो एक 5-6 साल का बच्चा है जिसने ये कहा कि राजा तो नंगा है। यहाँ पर भी भारत में भी यही हालात आपने बना रखे थे। मीडिया सारी आपकी जय-जयकार बता कर रही थी। हर एक आपके काम को मास्टर स्ट्रोक बता देती थी। आपने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनको खरीद रखा था, बॉलीवुड को खरीद रखा था, बॉलीवुड वाले आपके कसीदे कढ़ रहे थे। तो हर जगह आपने अपना पेड कैंपेन खड़ा कर रखा था, लोगों को डरा के, धमका के अपने पक्ष में कर रखा था। फिर ये बच्चे आ गए, इन बच्चों के साथ जब आपने ज़्यादती की तो उन्होंने आपको नंगा कहना शुरू कर दिया और अब आपको ध्यान आ रहा है कि अरे रे! इन्होंने तो मेरे को गालियाँ दी। और अब देखिए, आप जो माफ़ करने वाले भी कौन होते हैं? उन उन बच्चों का वो जो बच्चे हैं उन्होंने जो किया, मतलब मुझे लग रहा है कि वो सही किया है। और आप आईटी सेल के बीजेपी के आईटी सेल उन बच्चों के लिए क्या गालियाँ इस्तेमाल कर रही थी, वो भी तो देखिए। और
थोड़ा-सा आपको शर्म भी आनी चाहिए खुद भी, क्योंकि जिन लोगों को आप फ़ॉलो करते हैं, वो महिला पत्रकारों को गालियाँ निकालते रहे हैं। राणा आयुब हों या नेहा दीक्षित हों, ऐसी महिला पत्रकारों को आप जिन लोगों को फ़ॉलो करते हैं ट्विटर पे के ऊपर, वो गालियाँ निकालने वालों में शामिल हैं। ठीक है? ये आपके ब खूब सारे आपको प्रूफ़ मिल जाएँगे कि जो बीजेपी आईटी सेल के ट्रोल्स हैं, उनकी भाषा किस किस्म की है। तो वो सबसे पहले गाली का ही इस्तेमाल करते हैं लोगों को डराने और धमकाने के लिए। ख़ैर उनको उनसे कम से कम आपको उनको कहना चाहिए कि वो गालियों का इस्तेमाल आईटी सेल वाले गलत करते हैं। मैं बीजेपी के जो आईटी सेल है वो गलत करती है। बाद में इन बच्चों पे आइएगा। बच्चों ने जो किया है वो आपकी गोलियों के जवाब में गालियाँ दी हैं। जी, बिल्कुल। और ये उन गालियों का जवाब या तोड़ भी शायद बीजेपी के पास नहीं था, इसीलिए जल्दी उनको घुटनों पर आना पड़ गया। इससे आगे भी इसी के साथ जुड़ती जो खबर है कि वो 15 साल की बच्ची है, उसने माफ़ी माँग ली है वैसे जो कुछ उसने पीएम मोदी के बारे में बोला था, लेकिन दीपिका ने भी उस पर अपना प्रतिक्रम दिया है। सवाल तो ये है कि वो अभी उस वीडियो को भी खासा सर्कुलेट किया जा रहा है। देखिए, ये देश कितना गिर सकता है उसकी ये एक आपको चीज़ है। 15 साल जी, की बच्ची है, 15 साल की लड़की के खिलाफ बीजेपी के लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई। ये लड़की हरियाणा की है, फरीदाबाद की, और एफआईआर दर्ज करवाई गई उत्तर प्रदेश नोएडा में। मैं जी, आपको एक बात बताऊँ कि जो भारत का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो कानून है, उसमें जुवेनाइल के कानून को आप देखेंगे तो जुवेनाइल के ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती है, जब तक कि कोई हिनियस क्राइम ना हो। ठीक है? या फिर बिल्कुल। मतलब किसी को मारा ना हो। ये तो ऐसा जो बहुत साधारण से क्राइम होते हैं, उन पे एफआईआर नहीं होती है। लेकिन नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। सबसे पहला इल्लीगल काम तो नोएडा पुलिस ने किया। इस केस जो ये मामला था, इसमें तो जुवेनाइलों के ऊपर एफआईआर दर्ज भी नहीं हो सकती। खैर 15 साल की बच्ची थी और उसके घर वालों को उसको सोशल मीडिया पे खूब सारी भद्दी-भद्दी गालियाँ देनी बीजेपी वालों ने शुरू कर दी। ठीक है? रेप की थ्रेट दी गई उस बच्ची को। ठीक है? बिल्कुल। घर वाले भी तभी घबराए हैं कि भाई रेप की थ्रेट आ रही है बच्ची को। उसके बाद उन घर वालों ने कहा कि यार आप माफ़ी माँगो और आगे बढ़ो। तो उसने माफ़ी माँग के और वो आगे बढ़ गई है। उसी को लेकर अभिजीत दीपके ने भी सवाल उठाए हैं कि जो ये केस कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, क्या ये वापस होंगे? तो ये बड़ा सवाल है। खुद तो नरेंद्र मोदी तो एक तरफ तो वाह-वाही लूट रहे हैं कि मैंने माफ़ कर दिया, ये कर दिया। दूसरी तरफ बीजेपी वाले इन बच्चों के ऊपर केस कर रहे हैं। भाई अगर माफ़ कर दिया है, इतना महान बन रहे हो, मतलब आप नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी बनने का अगर आपको शौक है, तो तो आप उल्टा इन बच्चों के ऊपर एफआईआर किस वजह से करवा रहे हो? आपकी पार्टी वाले एफआईआर क्यों करवा रहे हैं? फिर तो आप इतने ही महान बनिए, आप बनिए ना फिर महात्मा गांधी। केस किस बात के करवा रहे हैं? 15-15 साल जिनके ऊपर आप केस हो ही नहीं सकता, उनके ऊपर आप केस करवा रहे हैं। इल्लीगल काम तो आपकी सरकार कर रही है। खैर, जी। इनके ना बनते पड़ रही है, ना इनसे निगलते बन रही है। निगले तो मरे, उगले तो मरे, तो फंसे खड़े हैं। जेनज़ीज़ में इनका जो भांडा है वो फूट चुका है और इसी इसी वजह से ये तिलमिलाहट है इन लोगों की। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो है। ख़ैर, इससे आगे बढ़े तो ई-20 फ्यूल के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी है अरविंद केजरीवाल की। बेशक वो पंजाब के कैनवस से आजकल नज़र नहीं आ रहे, गायब नज़र आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कर रहे हैं कुछ तैयारी। वैसे तो पंजाब के कैनवस से गायब रहे तो ज़्यादा बेहतर है। उनको बिल्कुल। पंजाब के कैनवस से तो गायब ही रहना चाहिए। ख़ैर ये नैरेटिव मैं आपको पता इसलिए है कि मैंने इसीलिए बोला ना क्योंकि वो एक शाम भोले के नाम शायद ऐसे कुछ शंकर भगवान के नाम कुछ ऐसे प्रोग्राम होता है ना, उसमें जो 2 हाँ। प्रोग्राम होने थे, एक रोपड़ में, एक मोहाली में, दोनों में इनकी आने की तैयारी थी। उसी हिसाब से तैयारियाँ भी की गई थी, लेकिन एंड टाइम पे पता चलता है कि जनाब नहीं आ रहे, उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है अभी। तो ख़ैर मैं आपको बताऊँ कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पंजाब में तो चलो वैसे वैसे पहले खबर पे बात करते हैं, फिर पंजाब के बारे में बात करें। खबर ये है जी, कि जी। ई-20 को लेकर लोगों में गुस्सा है, ख़ासकर मिलेनियल्स में, क्योंकि आजकल मिलेनियल्स ही ऑफ़िस गोइंग लोग हैं जिनके पास गाड़ियाँ हैं और उन्हीं की गाड़ियाँ चोक हो रही हैं। लेकिन मिलेनियल्स के बारे में मैं शायद आपको एक चुटकुला सुना चुका हूँ कि उनके पास कोई जी, समय नहीं है आंदोलन करने बिल्कुल। का। मैंने आपको एक बार हँसी-हँसी में सुनाया होगा कि एक टोल टैक्स लगा दिया सरकार ने मिलेनियल्स के लिए, ऑफ़िस जाने वालों के लिए, कि जो भी इस सड़क से गुज़रेगा उसको 1 जूता मारा जाएगा।
तो 1 हफ्ते तक मिलेनियल्स जूता खाते रहे, फिर 1 हफ्ते बाद मिलेनियल्स इकट्ठा हुए और सरकार के पास गए कि बोला आपने जूता मारना है मारिए, पर लाइनें 4 हैं, हम ऑफ़िस जाते हुए लेट हो जाते हैं, लाइनें 10 कर दीजिए। तो टोल टैक्स पे जो लाइनें होती हैं 10 करवाने के लिए गए वो, जूते मारते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ख़ैर मिलेनियल्स मुझे नहीं लगता कि T20 पे कोई कभी आंदोलित हो पाएँगे। जैसे बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, तहसीन पूनावाला वग़ैरह और इन कई लोगों ने ट्राई किया, लेकिन आंदोलन नहीं हुआ। अब अरविंद केजरीवाल इस पूरे मोमेंटम को वो करना चाहते हैं, क्योंकि जेनज़ीज़ ने जैसे ही आंदोलन खत्म किया था, उसमें इस किस्म के नारे आपने देखे होंगे तो थे कि अब अगली बारी 20 की है, सीज़न 2, जैसे सीज़न 1 था ये वेब सीरीज़ का, तो सीज़न 2 में मिलते हैं T20 को लेकर, नितिन गडकरी को लेके। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को समझ में आया होगा कि E20 को लेकर ठीक-ठाक गुस्सा है, इसलिए उसने टाउन हॉल नाम से ये एक बैठक बुलाई थी और बहुत सारे लोग इसमें शामिल रहे। उन्होंने कहा कि परसों 3 अगस्त की दोपहर को वो प्रधानमंत्री आवास के ऊपर विरोध प्रदर्शन करने के लिए जाएँगे। उन्होंने कहा कि E20 जो एथनॉल है उसका कोई फ़ायदा नहीं है और सरकार ज़बरदस्ती थोप रही है। एक प्योर पेट्रोल भी पेट्रोल पंपों के ऊपर मिलना चाहिए, उन्होंने कहा है। और ये उन्होंने लोग भी लेके आए हुए थे, मैकेनिक वगैरह लेके आए हुए थे और भी कई लोग, वो बता रहे थे कि भई T20 से 2 पहिया जो मोटरसाइकिल, स्कूटर हैं वो भी खराब हो रही हैं, गाड़ियाँ भी खराब हो रही हैं। तो जी। खैर कई उन्होंने बातें रखी, और E20 के ऊपर वो मेला लूटने की कोशिश तो कर रहे हैं, ये दिख ही रहा है। खैर वो बहुत आम आदमी पार्टी की जो नेशनल टीम है पिछले डेढ़ 2 महीने से लगातार दिल्ली में ही सक्रिय नज़र आ रही है, जो कि ठीक बात है, अच्छी बात है। पंजाब में उनके खिलाफ जो आपको पता ही है, जो पूरा मोमेंटम बन रहा था, पूरा जो चीज़ बन रही थी वो यही बन रही थी कि पंजाब में पंजाब की सरकार दिल्ली वाले चला रहे हैं। तो शायद वो नैरेटिव भी टूटेगा और आप दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, दिल्ली से आपकी पार्टी की होंगे, तो कम से कम दिल्ली में अपनी पार्टी के एक्टिविटीज़ करते रहिए, पंजाब में ना सुकड़िए। तो ये मेरे को लगता है कि ठीक फैसला है। बीजेपी के जो गलत फैसले हैं उनके ऊपर बीजेपी का विरोध करिए, तब जाके आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। और वहाँ पर वैसे भी जो दिल्ली में बीजेपी की सरकार चल रही है और रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी गड़बड़ियाँ कर रही हैं। तो वहाँ रहिए, जी। वहाँ अपने मौज-मस्ती करिए। पंजाब को पंजाबियों के लिए छोड़ दीजिए। पंजाब के ही लोग पॉलिटिक्स करें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, ये तो है। ख़ैर, इससे अगली खबर की ओर बढ़ें तो बैंक कर्मचारी ठगों के लिए खोल रहे हैं खाते। ये बात आप क्यों बोल रहे हैं? देखिए, इंडिया में आपको पता होगा कि पिछले 2 साल से जो बड़ा इश्यू क्या है? बड़ा इश्यू ये है कि लगातार ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं और स्कैमर्स कॉल करते हैं। बुजुर्गों के को कई बार डिजिटल अरेस्ट भी कर लिया जाता है और बड़े लेवल पर पैसे भी ऐंठ लिए जाते हैं। आपको फ़ेमस बुजुर्गों के केस पता ही होंगे, चंडीगढ़ में तो 2.5 करोड़ रुपए ले उड़े थे। खैर, बिल्कुल। जो अमाउंट पिछले 2025 का जो सर्वे था, उससे जो निकल कर आया था, वो बहुत बड़ा अमाउंट था। तकरीबन 5.5 लाख करोड़ रुपए भारत में जो इस स्कैमरों ने ठगे थे। और वो जो अमाउंट जब बाहर आया तो काफ़ी बड़ा, मतलब बहुत बड़े लेवल पर लोग उसका शिकार हुए थे। ख़ैर, कई दिन अमिताभ बच्चन की उस आवाज़ ने भी तंग किया जो फ़ोन लगाते समय सुनाई देती थी कि भई कोई डिजिटल अरेस्ट पुलिस नहीं करती है, सब वो करती है। तो ख़ैर, उसके टाइम उसी टाइम पे एक सवाल उठा था कि भई जो ये खाते में पैसे मँगवाते हैं, वो बैंक अकाउंट भी तो कहीं न कहीं ऑपरेट होते होंगे ना? जब उनके बिल्कुल। उन जिन खातों में पैसा मँगाया जाता है, तो उन खातों की जब इन्वेस्टिगेशन होती है, तो पता चलता है कि वो म्यूल अकाउंट थे। तो म्यूल अकाउंट खोलने के बहुत बड़ी हम देख रहे हैं कि स्थिति बनी हुई है और प्राइवेट बैंक खासकर म्यूल अकाउंट खोल रहे हैं, जिसमें फर्जी आईडीज़ के द्वारा अकाउंट खोले जा रहे हैं और उसमें 50,000 रुपए लगते हैं और वो अकाउंट बन जाता है। अगर वो ब्लॉक भी हो जाए तो दोबारा तुरंत के तुरंत खोल देते हैं और मतलब 1-1 करोड़ रुपए तक के लिमिट के अकाउंट खुल रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि कितने हौसले बुलंद हैं स्कैमर्स के। तो ख़ैर, इसी को लेकर मतलब जो पत्रकार हैं, कई पत्रकारों की एक टीम थी, उसने ये इन्वेस्टिगेशन की है। तो उसमें निकल के सामने आया कि म्यूल अकाउंट भारत में धड़ाधड़ लगातार खोले जा रहे हैं। जी। और उधर चढ़ावा चोरी का जो नाटक संसद के बाहर पप्पू यादव, राहुल गांधी और लोगों ने वहाँ से भी जो शायद अयोध्या राम मंदिर वाले एमपी हैं वो भी पीछे खड़े नज़र आ रहे थे। एफआईआर एक दर्ज हुई है, कौन-कौन उसमें लिखा गया है, किस-किस का नाम?
हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। मैंने जैसे कहा कि कोई भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करता है, किसी भी जी, अभिव्यक्ति का सहारा लेता है, चाहे वो नाटक करे या फिर कोई गाली दे दे या कोई शांतिपूर्ण तरीके से फास्ट पे बैठ जाए, उसकी एफआईआर ये सारे उत्तर प्रदेश में ही दर्ज करते हैं। तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही दर्ज हुई है एफआईआर। जैसे इन जेन बच्चों के ऊपर मैंने बताया ना कि उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज कर रहे हैं ये, क्योंकि वहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी उधर ही करती है। तो ये जो जी, पप्पू यादव के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ भी जो एफआईआर दर्ज की गई है, ये लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें इन्होंने कहा है कि सनातन धर्म की कहीं न कहीं पप्पू यादव ने शव यात्रा निकाली है, इसके कारण सनातन धर्म का अपमान हुआ है और हम सनातन धर्म का अपमान करने के एवज़ में हम ये एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। तो ख़ैर ये देखने को मिला मतलब राहुल गांधी के ऊपर सबसे ज़्यादा एफआईआर आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। कहाँ कैसी-कैसी एफआईआर दर्ज हैं। उनकी नागरिकता को लेकर एफआईआर दर्ज कर रखी है। उन्होंने उनको स्टेटमेंट दे दी अमित शाह के खिलाफ, उसके ऊपर एफआईआर होगी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ दे दी, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। तो ख़ैर ये तो चढ़ावा-चोरी को लेकर जो विपक्ष हमलावर होने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें तो होनी थी। और राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, पप्पू यादव को सनातन विरोधी दिखाने की पूरी कोशिश की है बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हालाँकि 2027 में चुनाव भी हैं। तो उनको चाहिए भी कि इनको एंटी हिंदू का टैग अभी से दे के रखें। तो ख़ैर ये आप मान के चलिए कि ज मेरे को लगता है कि जिस दिन बीजेपी की सरकार गई, सबसे ज़्यादा एफआईआर क्वेश उत्तर प्रदेश में होंगी। सारे तो जो भी आदमी इस देश में कुछ भी बोलने की कोशिश करता है, उसको उत्तर प्रदेश में उठा के उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देते हैं। तो हमें भी कई बार ऐसा लगता रहता है कि यार हम पत्रकारिता करते हैं, हालाँकि एफआईआर अभी हमारे ऊपर तो दिल्ली में और हरियाणा में हुई हैं। तो डर जी, लगता रहता है कि उत्तर प्रदेश में ना कर दें। हमारे कुछ पत्रकार दोस्तों को मैं जानता हूँ जो उत्तर प्रदेश की जेल काट के आए हैं। कप्पन सिद्दीकी साहब को उत्तर प्रदेश में जेल में रहना पड़ा था। तो हाथरस मामले में आपको पता ही है, मेरे साथ के ही पत्रकार हैं वो। तो वो उत्तर प्रदेश की जेल काट के आए हैं। एक प्रशांत लड़के होते थे, हमारे साथी प्रशांत, वो उनको उन्होंने उत्तर प्रदेश में जेल काटी है। तो ये बड़ा डर, ये देश में सभी को ये डर लगता रहता है कि ये जो भी इनका विरोध करता है उसकी उत्तर प्रदेश में जाके एफआईआर कर देते हैं। इतने खराब हैं। बिल्कुल। वो वहाँ के जो एफआईआर करने वाले हैं वो चहेते होंगे, वो आराम से बात मान लेते होंगे। ख़ैर आगे बढ़े तो तेज़ हवा के कारण नीरज चोपड़ा इस बार पिछड़ गए हैं, सिल्वर मेडल जीता है उन्होंने। देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स में ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, उसमें नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल मिला है उनको। ब्रोंज मेडल भी इंडिया का ही है और उसमें हरियाणा के ही हैं यशवीर सिंह, उनका उनको ब्रोंज मेडल मिला है। और जो गोल्ड मेडल है वो भी अब की बार एशिया में ही रहा है। श्रीलंका में गोल्ड मेडल, श्रीलंका के खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो खैर ये इंटरेस्टिंग तो खेल है वो बहुत दिलचस्प होते जा रहा है। खासकर जेवलिन थ्रो। आप अरशद नदीम को आप जानते हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, वो ओलंपिक में गोल्ड जीत के लाए थे पिछले में, नीरज चोपड़ा सिल्वर रह गए थे और 2021 वाले ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। अब जो श्रीलंकाई एथलीट हैं, वो काफ़ी अच्छा थ्रो है उनका और रुमेश उनका नाम है, रुमेश ने 89 समथिंग का थ्रो किया है और अब साउथ एशिया एशिया क्या साउथ एशिया में ये टफ कंपटीशन हो गया। पाकिस्तान में अरशद नदीम है, भारत में नीरज बिल्कुल। चोपड़ा है, तो ये यशवीर लड़का भी हो गया, ये भी अच्छा खिलाड़ी है और रुमेश जो है श्रीलंका से हैं। तो अब मेरे को लगता है कि जो खेल ज़्यादातर यूरोप सेंट्रिक था और यूरोप के जैसे वेबर वगैरह थे जो, वो इसमें नंबर हासिल करते थे। आजकल साउथ एशिया इसमें ट्रेंडिंग है, तो ये खुशी की बात है। खैर सिल्वर भी अच्छा मेडल है, सेकंड पोजीशन पर रहे नीरज चोपड़ा और रुमेश को बधाई, श्रीलंका गोल्ड मेडल जीता श्रीलंका के इस खिलाड़ी ने। तो खैर साउथ एशिया वाकई में जेवलिन थ्रो के मामले में रोचक होता जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे आगे बढ़े तो पंजाब कांग्रेस का में हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि आज राजा वड़िंग का प्रोग्राम और उसमें नारे चन्नी के लग गए। हाँ, राजा वड़िंग को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, हम देख रहे हैं। हालाँकि ये बड़ा अजीब है कि राजा वड़िंग को अभी भी जो हाईकमान है, दिल्ली का के जो नेता हैं, वो उनको सर पे बैठाए हुए हैं। पंजाब में खूब सारा विरोध है। ये चन्नी ने ना भी कहा होगा, तो भी विरोध हो गया होगा। एक-दूसरे के ऊपर कुर्सियाँ तक चली हैं और चन्नी के जिंदाबाद के नारे लगे हैं, भूपेश बघेल मुर्दाबाद के नारे लगे हैं।
हालाँकि जो ये बैठक थी ये एक कैलिफ़ोर्निया रिज़ॉर्ट है संगरूर में, वहाँ पर थी। तो ख़ैर मेरे को लगता है कि ये बड़ा अजीब स्थिति है कांग्रेस के लिए कि जो उनका मोस्ट पॉपुलर फेस है, उसको वो जगह दे नहीं रहे हैं और जो डिस्क्रेडिटेड फेस है, उसको वो सूबे का हेड बना के घुमा रहे हैं, मुखी बना के घुमा रहे हैं, तो ये तो होना ही है। भूपेश बघेल के मुर्दाबाद के नारे भी लगे, चन्नी ले आओ, पंजाब बचाओ जैसे नारे भी देखने को मिले। तो ख़ैर जो गुटबाजी है कांग्रेस में वो तो खत्म होने का नाम ले नहीं रही है। मुझे लगता है कि ये गुटबाजी जाके खत्म भी तभी होगी जब जो राहुल गांधी है वो ढंग से इंटरफेयर करेंगे। राहुल गांधी की भी बड़ी अजीब स्थिति मैं देखता हूँ, हरियाणा के मामले में भी देखा मैंने 2024 में। 2024 में जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव थे, तो भी जब शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा की जो गुटबाजी शुरू हुई, तो उसमें राहुल गांधी ने कोई खास इंटरफेयर किया नहीं। तो मुझे लगता है कि जी, राहुल गांधी को पर्सनल इंटरेस्ट लेके समझना चाहिए कि भाई पंजाब में स्थिति क्या है, और पंजाब में जिसे आप घोड़ा मान रहे हो, उसको पंजाब के लोग गधा मानते हैं। राजा वड़िंग की कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं ग्राउंड पे, ये उनको समझना पड़ेगा। तो खैर देखते हैं कब तक समझेंगे, या फिर तब समझेंगे जब 2027 में चुनाव वो हार जाएंगे। खैर अब की बार आपको पता ही है कि 5 कोणीय मुकाबला होना है पंजाब में, तो मुकाबला तो काफी कड़ा होने वाला है, और ऐसे में कांग्रेस जो ड्रामे कर रही है उससे उनको नुकसान तो जाहिर तौर पर होगा ही। ऐसे नहीं लगता कि समझने से ज़्यादा उनको मानने की ज़्यादा ज़रूरत है? शायद समझ तो रहे हों कि भाई हाँ, बात तो है, क्योंकि मेरे से उतनी अच्छी क्या प्रतिनिधित्व शायद ना हो, लेकिन वो दिल नहीं मान रहा। देखिए बड़े एक बार ओम प्रकाश चौटाला साहब जिंदा थे, जी, तो ओम प्रकाश चौटाला साहब को एक आदमी उठ के आए जी। और उन्होंने कहा कि अब आप रिटायर हो जाइए और हुँ, आप अजय चौटाला को आगे कर दीजिए। उनके बेटे का नाम लेके कहा कि जी, आप उनको आगे कर दीजिए, मुख्यमंत्री जी। उनको बनाइए। हम भी बहुत छोटे-छोटे थे, बिल्कुल मंच के बहुत नज़दीक बैठे थे हम भी। तो देख रहे थे, तो उसमें ओम प्रकाश चौटाला साहब ने कहा कि राज और खाज खुद ही करे तो अच्छा होता है। यानी कि जो कुर्सी, वो अपने बेटे को राज देने के लिए मतलब तैयार नहीं थे। तो जी, आप ये बात, इधर भी यही बात लागू होती है कि किसको पसंद नहीं है राजा की कुर्सी, से बेसिक से वो कितना ही नाकाबिल हो। मैं कई बार मतलब मेरे से कई बार लोग बोलते हैं कि ये जो साइकी होती है राज करने की, गद्दी ना छोड़ने की, इसके ऊपर भी लिखा जाए। मैं कई बार कोशिश भी करता हूँ कि स्थिति क्या रही है, कि जब हम मुगलों के टाइम पे देखते हैं तो औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके मृत्यु के तुरंत बाद हम देखते हैं कि जो औरंगजेब के जो पुत्र थे उनमें जो युद्ध चला, उसमें 27 उसके पुत्रों ने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया था। तो जी। इतना घमासान युद्ध चला था। तो आप एक दूसरे का कत्ल करना, जो भाई बहन आपस में एक दूसरे का कत्ल करते थे गद्दी के लिए, वो आपको और हमको पता है। खैर सिख हिस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, वो कभी फिर कभी, उन पे बहुत सारों पे डाउट भी हैं, बहुत सारों पे अलग अलग मान्यताएं भी हैं। तो गद्दी को लेकर लड़ाइयाँ कोई नई नहीं है, ये हर हर समय रहती हैं। तो मुझे लगता है कि लेकिन राजा वड़िंग की जो ये सोच है, वो ये सोचते हैं कि 2027 में तो हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन 2032 में मैं हम ही जीतेंगे, और उस समय मैं मुख्य दूल्हे के तौर पे हूँगा। तो इसलिए वो अभी से ही कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जी। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त करते हैं। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।